हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जियोग्राफी और भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं जिनके आने की काफ़ी संभावना है किसी भी 2017 और 18 के एग्ज़ाम में। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखिए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मूव करते हैं। ये मैंने एक स्वच्छ भारत अभियान का पिक्स लगाया है, जिसको लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इसको प्रमोट करना। आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी इस चीज़ को प्रमोट करें और अपने भारत को साफ एंड स्वच्छ बनाएं। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिवृद्ध है या लैंडलॉक्ड है? तो देखते हैं कि कौन सा राज्य भूमिवृद्ध है या लैंडलॉक्ड है। महाराष्ट्र नहीं है इसका आंसर, क्योंकि महाराष्ट्र अरब सागर से घिरा है। गुजरात भी अरब सागर से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, तो ये भी नहीं है। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है, मतलब भूमिबद्ध है। चारों तरफ इसके राज्य हैं, कोई भी समुद्री सीमा इसको टच नहीं करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? तो विकास सूचकांक देखते हैं, पैरामीटर इसमें कौन सा नहीं है। शिशु मृत्यु दर है, इसको हम मेज़र करते हैं। सामाजिक असमानता, तो इसका आंसर यही है। सामाजिक असमानता इसका पैरामीटर नहीं है। जबकि प्रति व्यक्ति आय ये भी है, और प्रतिशत व्यय कितना होता है तो ये भी है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो देखते हैं अरावली का कौन सा उच्चतम शिखर है। सज्जलगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो आप इसका जो आंसर है वो है कुंभलगढ़। याद रखना है आपको, इसका आंसर है कुंभलगढ़। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि अरावली का उच्चतम शिखर इसमें से तो कुंभलगढ़ है, जो चारों ऑप्शन है। लेकिन यदि पूछा जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसका जो अरावली का उच्चतम शिखर है वो गुरु शिखर है। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ये याद रखना है अपने को, गुरु शिखर इसका उच्चतम शिखर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कुंभलगढ़ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये अरावली है इसका आंसर। और हिमालय जो है वो सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, और अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तारे का रंग किसका सूचकांक है? देखिए, तारे का रंग उसका किसका सूचकांक होता है? ताप का सूचकांक होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? पृथ्वी एक ग्रह बोलते हैं अपन। सूर्य ग्रह नहीं है। बृहस्पति को भी ग्रह बोलते हैं, शुक्र को भी ग्रह बोलते हैं। सूर्य एक ग्रह नहीं है। इसे अपन मून बोल सकते हैं, लेकिन तारा बोल सकते हैं ऐसे सूर्य को, लेकिन ये ग्रह नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? ये लगभग 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी। और इसका जो मेन मकसद था वो 4 मेट्रोज का, जैसे चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, इनको जोड़ना है। उसकी जो लंबाई, जो इसकी सड़क डाली जाएगी, उसकी जो लंबाई होगी किलोमीटर में, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 5846 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क बनाने की परियोजना थी ये। और ये इसकी जो नींव डाली गई थी वो 24 अक्टूबर 1998 को डाली थी। और ये किसने डाली थी? ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाली थी, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी आकाशगंगा का आकार क्या है? देखिए, हमारी जो आकाशगंगा है उसका जो आकार है अंडाकार है। तो इसका आंसर है बी। उल्का क्या होते हैं? तीव्र गति से चलता तारा होता है, या तारामंडल का भाग होता है, या पुच्छहीन धूमकेतु होता है, या ब्रहा अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। तो इसका जो आंसर होगा डी है। उल्का क्या होते हैं? ब्रहा अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरे रंग का प्रकाश कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है? वरुण करता है, याद रखना है। और शुक्र ग्रह को अपन इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है, ठीक है। और मार्स ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो ये कोपरनिकस को दिया जाता है, ठीक है। पहली बार कोपरनिकस ने विश्व के बारे में समक्ष जानकारी प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर होगा कोपरनिकस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो फलों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो साक्षरता के मामले में सबसे आगे केरल है, यहाँ पे मैंने एक लिख के रखा है केरल है, और दूसरे नंबर पे मिजोरम। तो केरल और मिजोरम दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो अपन को तीसरा फाइंड आउट करना है। तो तीसरा आंसर है गोवा। गोवा में जो साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्र की जो साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा है, इसके बाद केरल और मिजोरम के बाद। तो सबसे पहले केरल है, फिर मिजोरम, फिर गोवा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है? तो देखिए, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र का मतलब है जैसे एक सिटी में एक जगह पे वर्षा हो रही है जितनी, उतनी ही सेम वर्षा दूसरी जगह पे हो रही है, तो उस क्षेत्र को जो जोड़ते हैं उससे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आइसोहाइट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आइसोहाइट बोलते हैं। आइसोबार का मतलब होता है कि जब दाव समान हो, एक जगह सपोज 2 पॉइंट है ए और बी अलग अलग जगह पे, और इन ए पर भी उतना ही दाव है जितना बी पे, तो उसे बोलेंगे आइसोबार। याद रखना है। आइसोथर्म किसे बोलते हैं? जहाँ सेम, जहाँ टेम्परेचर समान होता है दोनों पॉइंट पे, ए और बी दोनों पे टेम्परेचर यदि समान है तो उसे बोलेंगे आइसोथर्म। और आइसोहेलाइन किसे बोलते हैं? आइसोहेलाइन का मतलब होता है समुद्र में एक जगह पर जितनी उसकी खारापन है उतना सेम खारापन यदि वो दूसरी जगह पर है तो उस लाइन को बोलते हैं आइसोहेलाइन। तो ये याद रखना है अपने को सारे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। समान वर्षा वाले होने वाले क्षेत्र को बोलते हैं आइसोहाइट, और आइसोबार किसे बोलते हैं? जहाँ पर प्रेशर या दाव समान होता है, और आइसोथर्म बोलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर समान होता है। आइसोहेलाइन बोलते हैं जहाँ पर उसकी खारापन समान होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मत्स्य पालन को अपन जानते हैं पीसीकल्चर के नाम से, इसका आंसर है डी। और मैं बता देता हूँ, विटीकल्चर होता है अंगूर की जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं विटीकल्चर। और सेरीकल्चर बोलते हैं जो इसमें छोटे छोटे मकड़ी के जैसे कीड़े होते हैं जो जाल बनाते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है सेरीकल्चर का। और इसके सिल्क के कपड़े वगैरह इससे बनाए जाते हैं इसका यूज़ करते हुए, तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर का मतलब होता है कि जो शहद होता है, हनी, उसके लिए जो भी एपी रहते हैं, एपी मतलब उड़ने वाली जो मक्खियाँ होती हैं जिनसे ये छत्ता बनाती हैं और उससे शहद निकलता है, तो उसको पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। पिसिकल्चर इसका आंसर है, और एपीकल्चर जो शहद बनाती हैं मक्खियाँ उनके पालन को बोलते हैं। विटीकल्चर जो अंगूर की खेती करते हैं उसे बोलते हैं। सेरीकल्चर उन्हें बोलते हैं जो कीड़े टाइप से रहते हैं या ऐसे कीड़े जो सिल्क बनाते हैं उन्हें सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने, मैरी कल्वर में समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है। यदि क्वेश्चन में आता है कि समुद्री जीव का उत्पादन कहाँ किया जाता है तो मैरी कल्वर उसका आंसर होगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं वो किस चट्टान में प्रायतः पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है इसको। अग्नि में नहीं पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टानें बनती कैसी हैं? जैसे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ के बीच में सपोज नदी बह रही है, तो जो उनके द्वारा अपवर्तन वगैरह की क्रिया से वहाँ पर धीरे धीरे चट्टान बन जाती है, और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे वो ठोस बन जाती है, जिन्हें हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अग्नि चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी द्वारा जिनसे लावा वगैरह निकलता है और वो बाहर आके ठंडा हो जाता है और चट्टानों के रूप ले लेता है, उन्हें अग्नि चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो जो हमारी पृथ्वी है वो 360 देशांतरों में बटी हुई है। 360 डिग्री होता है ना, पूरा घूम जाते हैं 360 डिग्री हो जाता है, तो 360 देशांतरों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का जो धरातलीय क्षेत्र है उस पर कितने % कृषि योग्य क्षेत्र है या
ऐसी लैंड कितने परसेंट है जिस पर हम खेती कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो उसका आंसर है वो सी है, 11% लैंड पर या ज़मीन पर हम खेती कर सकते हैं, जितनी भी ज़मीन पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज कोकोनट ट्रैंगल लोकेटेड, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, तो इसका मतलब है कोकोनट ट्रैंगल कहाँ पे है। इसका आंसर भी मैंने दे के रखा है, श्रीलंका में है। देखिए आप यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारी एक ट्रैंगल बनना है कोकोनट के पेड़ों का, तो इसलिए इसे कोकोनट ट्रैंगल बोलते हैं। ये कहाँ पे है, श्रीलंका में है, याद रखना है। और श्रीलंका और इंडिया जो जुड़ा है वो आपको पता है पाल्क स्टेट्स द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है। टकला मकान मरुस्थल है आपका चाइना में। चाइना के जो राष्ट्रपति जी हैं एक्साई जिनपिंग, वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, बीजिंग राजधानी है चाइना की। और जिनपिंग साहब इसके प्रेसिडेंट है चाइना के। और ये मरुस्थल है कहाँ है, चाइना में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज किसे बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है सीसा और जस्ता। जहाँ पर सीसा पाया जाता है वहाँ जस्ता पाया जाता है, और एक साथ पाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो इसलिए इन्हें हम जुड़वा खनिज बोलते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, तो देखते हैं। खनिज तेल है, खनिज तेल तो आपको पता है। कोयला भी है। समुद्री ऊर्जा ये नहीं है, समुद्री ऊर्जा नहीं है इस वाणिज्यिक स्रोत, जबकि जल विद्युत भी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, मतलब ये पूछना चाह रहा है एशिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है क्षेत्रफल के लिहाज से। तो एशिया की जो सबसे छोटी कंट्री है वो है मालदीव्स, याद रखना है कौन सी है, मालदीव है। और बहुत से लोग यहाँ पे भूटान लगाते हैं, भूटान लगाते हैं, ये ध्यान रखना मालदीव है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है, तो इसमें पूछिए प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है, जो सेंट्रल भारत है हमारा, उससे नीचे सब कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और ये सब नीचे दक्षिण के राज्य जाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। आपको पता है डेक्कन का पठार ये सब वहाँ पे क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकू किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बाकू जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, और ये बाकू शहर है वो कहाँ पे है, ये अजरबैजान में है, और ये अजरबैजान की राजधानी भी है। तो ये भी याद रखना है कि अजरबैजान की राजधानी पूछते हैं तो बाकू है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा खनिज तेल होता है वहाँ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा खनिज तेल का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, बस ये मान लीजिए प्रसिद्ध बाकू जो है शहर वो खनिज तेल के लिए है। तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तूजू जो दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है, ये जोड़ता है म्यांमार से। इसका आंसर है म्यांमार, बी आंसर है इसका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और म्यांमार की जो राजधानी है ये भी देख लीजिए, आप मैंने लिखा है नेपैडो है, नेपैडो। ठीक है, चीन की बीजिंग है, नेपाल की काठमांडू है, भूटान की थिम्पू है। याद रखना है, राजधानी भी कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं, तो भूटान की ध्यान रखना थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार की नेपैडो और चीन की बीजिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता है। तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सारी साउथ की नदियाँ हैं, और ये सारी कहाँ पर गिरती हैं लास्ट में, ये एकदम ईस्ट में, पूर्व में जाके गिरती हैं। और बेतवा जबकि नदी है वो भोपाल में, भोपाल के रायसेन से निकलती है, और बिरसा होते हुए, झांसी से होते हुए ये यूपी में जाके यमुना में जाके मिल जाती है बेतवा नदी। तो ये इसका जो आंसर है वो डी है, बेतवा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो याद रखना है बेतवा। और बेतवा काफ़ी खास नदी है एमपी में, मध्य प्रदेश के लिहाज से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा, चांदी, सोना, जस्ता। तो इसका ये आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है इसमें आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी नहीं है,
ये आप कर लीजिए, नहीं है, नहीं है में तो इसका आंसर होगा जस्ता। ठीक है, क्योंकि लोहा चांदी सोना ये सारी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो जस्ता नहीं पाई जाती है। जस्ता कहाँ से मिलता है, इसमें मैंने एक नोट डाला है, यह ब्लेंड और कैलामाइन एस के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जस्ता कैसे पाया जाता है, तो इसको याद रखना है, ब्लेंड और कैलामाइन एस के रूप में पाया जाता है ये जस्ता। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? तो ये जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, और ये है इक्वाडोर में। इसका आंसर है बी, इक्वाडोर में है ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? कपास की, चाय की, जूट की, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सभी ये फसलें नकदी फसल में आती हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो जैसे नदियों में जो भी जल प्रदूषण होता है उसे कैसे पता लगाया जाता है कि इसमें प्रदूषण कितना हुआ है? तो ये जो पता लगाया जाता है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से पता लगाया जाता है। ठीक है, नदियों में ये माप लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है इस पानी में। यदि उसमें मात्रा बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है, जितनी होनी चाहिए, तो मतलब वो पानी स्वच्छ है, साफ़ है। तो इसका जो आंसर है डी है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पर्वतों का पालना जिसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी को, भूसन्नितियों को। ठीक है, इसका आंसर है सी, भूसन्नितियों को बोलते हैं पर्वतों का पालना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? ओके, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी फसल है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होती है और कहीं होती ही नहीं है? तो फसल का नाम है चुकंदर। गन्ना, कपास, चाय, आपको पता है चाय तो हर जगह होती है, मैक्सिमम जगह होती है, और गन्ना भी होता है, कपास भी होता है, लेकिन चुकंदर एक ऐसा फसल है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन से हैं? तो सबसे बड़े और सबसे घने वन वो पाए जाते हैं ब्राज़ील में। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? ओके, स्थायी गैस नहीं है। नाइट्रोजन स्थायी गैस है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन भी स्थायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट बढ़ सकती है। यदि प्रदूषण ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी जो स्थायी गैस कौन सी नहीं है वायुमंडल की? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में ऐसी कुछ घाटियां पाई जाती हैं जो संकीर्ण हैं और अनुदैर्घ्य हैं, तो ऐसी घाटियों को बोलते हैं दून की घाटियां। याद रखना है, आपने सुना होगा देहरादून, देहरादून उधर ही है। ये संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियों में जैसे बोलते हैं दून की घाटियां। ओके, एक और इंग्लिश में क्वेश्चन उसको बताता हूँ मैं हिंदी में। विच रिवर इज ऑफन कॉल्ड एज दक्षिण गंगा? ओके, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? तो दक्षिण गंगा बोलते हैं अपन गोदावरी रिवर को। ये याद रखना है, दक्षिण गंगा। और एक चीज़ और पूछते हैं कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो उसका आंसर है कावेरी। यदि पूछे गंगा ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, तो उसका आंसर ध्यान रखना कावेरी है। लेकिन सिंपल सा पूछे दक्षिण गंगा, तो उसका आंसर होगा गोदावरी, याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था रानीगंज में। रानीगंज कहाँ पे? रानीगंज कहाँ पे है? ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल में है रानीगंज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी की जो परियोजना थी उसका जो स्टार्टिंग की गई थी वो की गई थी दामोदर नदी से, दामोदर नदी के ऊपर। ठीक है, ये याद रखना है कि ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी पर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो राजस्थान में है,
और जैसलमेर, जैसलमेर में है ये, और वो जैसलमेर काफ़ी खूबसूरत शहर है, और यहाँ पर ये है नेशनल वुडफॉल पार्क। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका जो आंसर है वो इटली है, और डी इटली। और संगमरमर बहुत सारी अच्छे अच्छे पत्थर संगमरमर के इटली से आते हैं, लोग आगे यहाँ इंडिया में भी मंगाते हैं अपने घर को अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत खूबसूरत पत्थर पाए जाते हैं इटली में, तो इसका आंसर हुआ इटली आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? देखिए, यदि भूमि बहुत शुष्क है तो कौन सी फसल को अपन बो सकते हैं और जो अच्छे से पैदा हो सके, तो उसका जो आंसर है वो डी है, मूंगफली को बो सकते हैं अपन, ठीक है, और मूंगफली काफ़ी अच्छी फसल मानी जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो सेवाराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में अवस्थित हैं। तमिलनाडु की राजधानी बताना चाहिए चेन्नई है, ठीक है। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, ये चीज़ याद रखनी है अपने को। और अरुणाचल प्रदेश के बाद है मिजोरम का, ये भी याद रखना है। तो ये स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। यदि पूछा जाए यूनियन टेरिटरीज, तो वो अंडमान एंड निकोबार का है। अंडमान एंड निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है यूनियन टेरिटरी में, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्रू हाउ मेनी स्टेट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास? तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? ये अपना जो समय बताता है, ये आपको पता है कि इलाहाबाद से गुजरता है, मिर्ज़ापुर गांव से। तो ये पूछ रहा है ये कितने स्टेट से होकर गुजरता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ये डाला हुआ है यहाँ पे चित्र, इसमें ये वाला है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास। और ये देखो गुजरता है एक उत्तर प्रदेश से, पहला ये उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है, और फिर ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, और फिर आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा भी है। 5 से होकर गुजरता है, तो इसका आंसर है 4th 1 5 5 स्टेट से होकर गुजरता है अपना इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास, ठीक है, ये याद रखना। ये यहाँ पे जो स्मॉल सा सर्कल दिख रहा है ये मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद के पास। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि ना तो उड़ीसा से गुजरती है, ना ही उत्तर प्रदेश से, ना ही बिहार से, ना ही आंध्र प्रदेश से, झारखंड से गुजरती है। तो इसको मैं बिहार की जगह झारखंड होना चाहिए था। तो याद रखना है आपको, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी है। मेनली मैं बता देता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम एंड झारखंड। तो इन सभी 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। तो इस तरह हमारा ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ मैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप बताएं ये कैसा लगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ ऐसे जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ज्योग्राफी या अदर टॉपिक के डालूँ, तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं, तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।